Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful live and tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में से नारा लगा देंगे। क्या एक बार चैट बॉक्स में नारा लगा देंगे? भारत माता की जय। तो एक बार फटाफट से भारत माता की जय का नारा जयकारा लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। इफ आई एम विजिबल एंड इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द चैट बॉक्स। क्या बात है, दिल से आप सभी का स्वागत है। आए 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 आए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आए आए आए, भारत माता की जय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बेटा आप सभी का दिल से स्वागत है इंडिया के सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। तो भैया आज की क्लास में आप क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन? आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। कामना करता हूं, आशा करता हूं कि आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छा लगा, आपको हर एक चीज समझ में आई। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज का यह है लेक्चर नंबर 2। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। पढ़ाओगे क्या आज की क्लास में, वो भी बताओ। तो लास्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक रह गया था, क्योंकि हमारी क्लास लंबी ना हो जाए, आपको ओवरलोड ना फील हो, इसलिए लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था, तो इसको आज कवर करेंगे। जी भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा। उसके बाद एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? ये आप 9th में मेरे से पढ़ चुके हो। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई यहां पर, ये ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th, ये आप सब पढ़ चुके हो। ठीक है ना? ये आपने सब क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। मैं स्टिल आपको वापस से सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जितने भी बच्चे पहले वाले हैं, रेडियंट वाले, वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे। अच्छा, दूसरे बच्चे भी 9th क्लियर करके आए तो ऑब्वियसली उनको भी पता है ये चीज, उन्होंने पीरियोडिक टेबल 5वां एलिमेंट था, 5वां चैप्टर था, वहां पढ़ा है। तो वही सारी बातें हैं, वही सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन है जिसके ऊपर हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो भैया फिर वार्म अप हमारी क्लास का रिडल वाला, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा केस आपका नोबल गैसेस को डिफाइन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग केस करेक्टली डिफाइन द नोबल गैसेस? अच्छा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इसको कौन सा केस डिफाइन करता है? अच्छा, एक बच्ची ने 99%, अरे 99% स्कोर कर दिया। आईसीएसई में 99% तो लाना ही बहुत डिफिकल्ट है यार। आईसीएसई का रिजल्ट आ चुका है, मुझे भी पता है, मैंने अभी एक शॉर्ट्स भी बनाया उसको लेके। क्लास 12th आईएससी एंड क्लास 12th आईसीएसई का रिजल्ट आ चुका है। आज से 1 साल बाद शायद आपका भी आ रहा होगा। तो ईमानदारी से मेहनत करना, ऑनेस्ट रहना, सब अच्छा होगा। ठीक है? क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए पोल की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स पे काम हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सरल सी बात है। नोबल गैसेस कैसी रहना चाहती है? अकेली रहना चाहती है। नोबल गैसेस कहती है कि हम अकेले रहकर खुश हैं, हम सिंगल रहकर खुश हैं। जैसे कि अकेले रहना चाहते हैं, है ना? ये दुकेले हो गए, अकेले अकेले रहना चाहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, तो हीलियम बोलती है ही, यानी मोनोएटॉमिक, अकेले अकेले रहना चाहती है, अकेले अकेले रहना चाहती है, मोनोएटॉमिक होती है। कैसी होती है? मोनोएटॉमिक। बात करते हैं आर्गन, तो वो भी क्या करेगी? बोलेगी भैया मुझे अकेले रहने दो, भैया मुझे अकेले रहने दो। कैसी है? मोनोएटॉमिक है, अकेले रहना चाहते हैं। कैसे? अकेले रहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। अब प्यारे बच्चे भी लाइक, ओ भैसा ये तो ओपी माहौल हो गया। प्यारे बच्चों का रिएक्शन क्या होगा? भाई साहब मजा आ गया, ओपी माहौल। दुकेलन, अकेले अकेले नोबल गैसेस। ठीक है, कक्षा 9वीं की बातें हैं, ऐसी कोई भी नई बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत जरूरी है ये जानना। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज पर बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, मेरे पास बहुत सारे वहां पर मैसेजेस आए, तो मैंने कुछ बच्चों से बात भी करी। टिपिकल और मेन एलिमेंट्स को लेकर उनने मेरे से चर्चा करी कि भैया ये टिपिकल और मेन एलिमेंट्स को लेकर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आज मैं आपको आईयूपीएससी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि वो क्या कहता है और आपकी किताब क्या कहती है। एक जगह आपकी किताब गलत है, मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा,
लेकिन हमने किताब को इसलिए बताया जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस वाले जो है वो किताब को ही मानते हैं, तो इसीलिए मैं आपकी आंखें खोलने के लिए किताब वाली पार्ट भी बताऊंगा और वो वाली बात भी बताऊंगा जो ओरिजिनल है, दोनों आपको देखना है। चलो अब स्टार्ट करो इसको। तो मान लीजिए आपको किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन निकालना है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आप कैसे निकालेंगे? सुनील भाई मैं कैसे बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका क्या ग्रुप है, क्या पीरियड है, आप प्लीज मुझे यह समझाएं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए एलिमेंट है सोडियम, फिर है फ्लोरीन और फिर है बोरोन। सोडियम का केमिकल सिंबल होता है सुनील भाई Na। नेट्रियम से आया है ना, नेट्रियम इसका नाम है, उससे इसका केमिकल सिंबल आया, लैटिन नेम नेट्रियम है, इससे सिंबल आया Na, इंग्लिश नेम है सोडियम। फ्लोरीन का सिंबल है F, बोरोन का सिंबल क्या है B। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 5। ठीक है, इतनी बात तक सही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये पांचवा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ये 11। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा बेटा? 2, 8, 1। अग्रीड? इसका कितना हो जाएगा 2, 7। इसका कितना हो जाएगा 2, 3। सब क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के आए हो, 6, 7, 8, 9 की चीजें हैं, ये सभी को आता है। हाँ, अब इससे हमें अगर पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको बोला जाता है कि आप पीरियड नंबर निकालिए और आपको बोला जाता है कि आप ग्रुप नंबर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? जितना इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, इससे आपको ग्रुप नंबर पता लगेगा। मैंने आपको बोला था अगर ग्रुप 1 का है तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो सबसे पहला तो आप यहां पर आपका ग्रुप नंबर मार्क कर सकते हैं 1, 7, 3। 1 है मतलब ग्रुप नंबर 1, 7 है मतलब ग्रुप नंबर आपका 17, 3 है मतलब ग्रुप नंबर आपका 13। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? पीरियड नंबर की बात करें, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 13। जी भैया ये बात क्लियर है। अरे भाई पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? फिर पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? पीरियड नंबर निकालने के लिए आपको डायरेक्टली शेल नंबर लिखना है, शेल नंबर इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। आपको वो शेल नंबर लिखना है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। मतलब शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2। यानी यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया है? यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है थर्ड शेल में। कौन से शेल में? थर्ड शेल में, यानी कि n = 3 में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। यहां पर n = 2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, यहां पर भी n = 2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। मतलब कि यहां पर हो जाएगा पीरियड थर्ड, यहां पर हो जाएगा पीरियड सेकंड और यहां पर हो जाएगा पीरियड सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? तीसरी हॉरिजॉन्टल रो में, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो में, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो में ग्रुप 1 तीसरा पीरियड, ग्रुप 17 सेकंड पीरियड, ग्रुप 13 सेकंड पीरियड। दिखाना भैया एक बार, ऐसे कैसे विश्वास होगा? तो आप देखिए ग्रुप 1 का पीरियड थर्ड, ये ग्रुप 1, इसका पीरियड नंबर 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा पीरियड पे ग्रुप 1 पे सोडियम। ग्रुप 17 पीरियड दूसरा, अरे ग्रुप 17, ये रहा ग्रुप 17 पीरियड दूसरा, मतलब पहली रो और ये दूसरी रो। पीरियड समझते हैं? ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ग्रुप 17। ये देखिए फ्लोरीन आ रहा है, देखना बेटा, फ्लोरीन। बोरॉन 13वां ग्रुप सेकंड पीरियड, 13वां ग्रुप, ये
सेकंड पीरियड, पीरियड 1 ये हो गया, पीरियड 2 ये हो गया, ये देखिए बोरोन। समझा पाया? तो अगर आपको यहां पर पोजीशन निकालने के लिए बोला जाएगा दैट यू हैव टू टेल द पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू आर सपोज टू राइट द सिंबल। सबसे पहले आप सिंबल लिखिए, मैं हर एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले आपने एलिमेंट का नाम लिखा, सिंबल लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा, एटॉमिक नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें, अरे बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जितने आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतने ही आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो वो कैसे होंगे भैया, यहां पे 11 है तो 2,8,1, 9 है तो 2,7, 5 है तो 2,3। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 17, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 13। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया, तीसरे में तो थर्ड पीरियड, दूसरे में तो दूसरा पीरियड, दूसरे में तो दूसरा पीरियड, काम खत्म। ऐसे निकालना है, ठीक है बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो अब देखिए कुछ और डिटेल्स भी मैं यहां पर आपको बताता जाता हूं, ठीक है ना। सम मोर डिटेल्स ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ध्यान से सुनना। तो सुनील भैया 7 पीरियड में एलिमेंट कितने कितने हैं, जैसे कि सुनील भाई ये पहला पीरियड, सुनील भाई ये दूसरा पीरियड, सुनील भाई ये तीसरा पीरियड, सुनील भाई ये चौथा पीरियड, सुनील भाई ये पांचवा पीरियड, सुनील भाई ये छठा पीरियड, सुनील भाई ये सातवां पीरियड। तो इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट है सुनील भाई, जैसे आपने बोला पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड और सातवां पीरियड। ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज में कितने कितने एलिमेंट है भैया, पहले वाले में कितने हैं बाबू, 2। देखो ध्यान से देखो बेटा, कितने हैं, देखो 2, कितने हैं, ये देखिए 2 हैं। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है ये। इस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये नीला अच्छा लगेगा। ये देखिए शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड जिसपे कितने एलिमेंट्स है, कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे छोटा पीरियड ये है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। उसके बाद दूसरे और तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके अंदर हमारे पास कितने कितने हैं, ये देखिए 8 और 8, ये हमारे शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। तो दूसरा और तीसरा हमारा शॉर्ट पीरियड है, 8-8 एलिमेंट। शॉर्टेस्ट वाले में 2 एलिमेंट, सेकंड और थर्ड हमारे शॉर्ट पीरियड्स में 8-8 एलिमेंट। अब देखिए थोड़े से एलिमेंट्स यहां पर बढ़ेंगे, यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 इधर भी हैं। तो इधर भी 18, इधर भी 18, ये देखिए 18 एलिमेंट है। तो ये बनेगा लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और इसके बाद आते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड जिसमें 32 एलिमेंट होंगे। 32 एलिमेंट इधर, 32 एलिमेंट इधर, 32 एलिमेंट्स इसमें है, 32 एलिमेंट्स इसमें है। जब आप इन सबको सम कर दोगे तो ये आपके पास आएगा टोटल 118 एलिमेंट्स आएंगे, टोटल 118 एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर आपको बोला कि जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हो, तो आप बताओगे कि लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो हमारे पास 2 है, छठा और सातवां। इसमें 32 एलिमेंट, 32, इसमें भी 32। फोर्थ और फिफ्थ में 18-18, इसमें 8-8 और इसमें 2, 2 8 8 18 18 32 32, ऐड करो कितना हो गया, 118। देख रहे हो ना शेल्स, 1 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है, जिस शेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन वही आपका पीरियड नंबर होगा। यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जा रहा है, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जा रहा है, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में जा रहा है, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। सरल है, सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब देखो बेटा, क्योंकि आप सुनील भैया की क्लास में आए हो तो आपको एकदम करेक्ट ज्ञान, एक्यूरेट ज्ञान, सही ज्ञान मिलेगा। अब आप बोलोगे भैया ये कौन सी किताब का है, किताबों का राजा या IUPAC जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेड बुक का PDF है। ये रेड बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है ना। ये IUPAC की ऑफिशियल रेड बुक जो है उसके PDF से लिया है।
तो देखिए बहुत सारे बच्चों को इस चीज पे कंफ्यूजन था, भैया हमारी किताब में मेन ग्रुप के बारे में ये लिखा है, कोई कह रहा था मेरी किताब में वो लिखा है, कोई कह रहा आप ये बता रहे हो। देखो अगर आपसे पूछा जाए तो आप डेफिनेटली आईयूपीएससी का ऑफिशियल सोर्स बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि बोले अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आईयूपीएससी डॉक्यूमेंट। क्या मतलब है मेन ग्रुप एलिमेंट्स का? सो व्हाट आर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, एंड व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स। देखिए सेलिना में जो बातें लिखी हैं वो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं और हमें भी बतानी पड़ती है, बट अगर मैं फिर एक्चुअल में जाऊं, रियलिटी चेक दूं मैं आपको, तो रियलिटी चेक तो फिर ये होगा। तो रियलिटी चेक दे देता हूं मैं आपको, अब आप ध्यान से सुनना। देखिए लाइंस को मार्क कर रहा हूं रियलिटी चेक देने के लिए। क्या दे रखा है? द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन ग्रुप 1 को बिलोंग नहीं करता है, हम उसे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर 1 है और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं, बट वो कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। बहुत सारे वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल में वो सेंट्रल में भी होता है, और ये हमने 9th में भी पढ़ा है दैट हाइड्रोजन इज नॉट ग्रुप 1 एलिमेंट, इट इज नॉट एन एल्कली मेटल। वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9th एज वेल, 10th में भी बात याद रखना। तो देखिए आईयूपीएससी कहता है द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप्स 1 to 2 एंड ग्रुप्स 13 to 18। सेलिना कहती है ग्रुप 1 to 13 to 17, तो 13 to 18 तक है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, आर डेजिग्नेटेड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो अगर आप ये लिखकर आते हो बोर्ड में तो कोई गलत नहीं कर सकता, आप आईयूपीएससी का सोर्स लिखना, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी ग्रुप 1 to and 13 to 18 आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देन आगे क्या बोलता है देखिए, एंड एक्सेप्ट इन ग्रुप 18 द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ईच मेन ग्रुप आर टर्म्ड टिपिकल एलिमेंट्स। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? क्या कह रहा है ये कह रहा है पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे मेन ग्रुप हैं, और ग्रुप 18 को छोड़ दीजिए तो पहले 2 एलिमेंट्स सारे मेन ग्रुप के क्या कहलाएंगे? टिपिकल एलिमेंट्स। यानी अगर इसको हटा दें तो ये पहले 2 एलिमेंट्स सारे ग्रुप्स के आपके, ये दोनों, ये सारे के सारे आपके टिपिकल एलिमेंट्स हैं। अब ये मैं नहीं कहता हूं, आपको ये लग रहा है सुनील भैया कह रहे हो, ऑफिशियल आईयूपीएससी की वेबसाइट पे पीडीएफ अपलोडेड, आप जाके चेक कर लेना। अब आपकी किताब क्या कहती है वो मैं बताता हूं। देखो सेलिना क्या कहती है, सेलिना क्या कहती है, ये सेलिना कहती है, ये सेलिना है, सेलिना ये कहती है, ये सेलिना की जुबानी है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ब्लाइंडली इसको फॉलो करते हैं तो ये बतानी पड़ती है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही चीज भी बताऊं। तो अगर आप एग्जाम में ये लिखकर आए, अगर पूछा और आप लिख के आए, कोई गलत नहीं कर सकता। आप सोर्स बताना अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूं। तो ये देखिए इनने बोला ग्रुप 1 to 13, 14, 15, 16, 17 आर नोन एज द मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। ये आईयूपीएससी से मैच नहीं करता। दूसरा इनने कहा द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स एंड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। तो इनने सिर्फ थर्ड पीरियड को बोला है। इनने किसको बोला है? द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ईच मेन ग्रुप। सिर्फ थर्ड पीरियड नहीं, सेकंड और थर्ड पीरियड। ये कह रहे हैं कि सिर्फ थर्ड पीरियड, ये वाला आईयूपीएससी कहता है पहले 2 एलिमेंट्स हर ग्रुप के, पहले 2 एलिमेंट्स हर ग्रुप के क्या होंगे? टिपिकल एलिमेंट्स होंगे। तो यह डिफरेंस होता है हमारी किताब में और हमारे एक्चुअल कंसेप्ट में। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है बात? बेटा मैं आपको सही से सारी चीजें बता पा रहा हूं क्या? मेरी एनर्जी थोड़ी हाई हो सकती है, क्योंकि अगर मैं सही बात बता रहा हूं तो कभी कभी मेरी एनर्जी हाई हो जाती है। प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करना। देखिए बिल्कुल करेक्ट ज्ञान देने के लिए खड़ा हूं मैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ निकाल के चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरे लग रहा है कि नहीं भैया हम तो खुद चेक करेंगे, आईयूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रेड बुक लगी होगी, उस पर क्लिक करना, पीडीएफ खुल जाएगा। 4 MB का पीडीएफ, उसमें लाइन मेंशन्ड है, जाके चेक करना, पेज नंबर 51 के ऊपर ये मेंशन्ड है, जाके चेक कर सकते हो।
तो ये डिफरेंस है आपका सेलिना और इसके अंदर। अब मैं आपको समझा पाया? तो अगर किसी ने आपको बोला व्हाट आर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो ग्रुप पहला, ग्रुप दूसरा, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स, पहले दो एलिमेंट्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के पहले दो एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट। आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है भाई मुझे सेलिना लिखनी चाहिए, मैंने दोनों बता दी। एज अ टीचर मेरा कर्तव्य है, मैंने दोनों बता दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिख के आ रहे हैं। अगर आप IUPAC लिख के आएंगे तो वहां पे सोर्स लिख के आएंगे, कोई गलत नहीं कर सकता, आप सोर्स लिख कर आना अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ IUPAC, फिर लिखना, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब एक सवाल करते हैं। मैं बच्चों से चैट बॉक्स में आंसर लेना चाहूंगा। आप मुझे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों का आंसर चैट बॉक्स में बताएंगे। कामना करता हूं कि आपको मैं अच्छे से फील दिला पा रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों पार्ट्स का आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। अली फैजल कह रहे हैं सर एक बार फिर से, बट दलाल में तो ये कंसेप्ट है ही नहीं सुनील भैया। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आप रख सकते हैं इस कंसेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है बात? अगर आपको टिपिकल एलिमेंट कोई भी पूछता है तो टिपिकल एलिमेंट्स आप किसको बताओगे? आप बोलोगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के जो पहले दो एलिमेंट्स है टिपिकल एलिमेंट्स है। फिर से सुनो बेटा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के पहले दो एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट्स है। पहली चीज बता पाया। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी पता है, मतलब आपको इस ग्रुप में बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता है। क्लियर? दूसरी बात, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप पहला, ग्रुप दूसरा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मेन ग्रुप एलिमेंट्स है। छोटी सी बात थी, समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार मजा आ गया, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, क्या बात है यार। ICSE वाले दिल जीत जाते हैं मेरा। बहुत बढ़िया यार, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट। ये दे रखा है सल्फर 16 से लेकर सल्फर 32 दे रखा है। अब हम सुनील भैया के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम सुनील भैया के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि भैया ये एटॉमिक नंबर है। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और सुनील भैया ये बेसिकली हमारा क्या है? मास नंबर है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मास नंबर A है। तो मास नंबर हमारा क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज ओनली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बात है भैया, मजा आ रहा है, एकदम ओपी है हमारी जिंदगी भैया, बहुत बढ़िया है भैया जिंदगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब बेटा एटॉमिक नंबर 16 है, यानी कि 16 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए K, L और M, 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो गया, बचे हुए 8 इधर, ये फिल हो गया, बचे 6। 8 और 2 10 और 6 16। जब 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए भी 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। अरे हम सुनील भैया के छात्र हैं, हमें आता है। ग्रुप नंबर क्या बताएगा? बोले जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो बेसिकली ग्रुप नंबर बताएगा। तो बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? ग्रुप नंबर हो जाएगा हमारे पास 16। राजा बेटा पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? शेल नंबर जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गिरता है, शेल नंबर इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। तो कौन से शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया बेटा? कौन से शेल में गया बेटा? देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया? 1 2 3, तीसरे वाले में गया। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पीरियड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड पीरियड। ठीक है, 16th ग्रुप का थर्ड पीरियड, 16th ग्रुप का थर्ड पीरियड सल्फर है क्या? 16th ग्रुप पहला पीरियड ये, दूसरा पीरियड ये, तीसरा पीरियड ये देखिए सल्फर आ रहा है।
सल्फर। 16th ग्रुप का थर्ड पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ये देखिए ये रहा। सही है बात? सल्फर है, सल्फर है, हाँ सल्फर है। समझ में आ गई बात बेटा? जी भैया समझ में आ गई मेरे को बात, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी वैलेंसी वैलेंसी, संस्कृति कह रही है वैलेंसी 2 है, सौम्या कह रही है वैलेंसी 2 है, ठीक है। हर्ष कह रहे 3 है, नहीं हर्ष भाई 3 नहीं है। अभिज्ञान वैलेंसी में चार्ज नहीं लगता बेटा, अभिज्ञान मेरे राजा बेटा कभी भी वैलेंसी में चार्ज नहीं लगता, गलत बात, ठीक है बेटा, गलत बात। एक बार एक बार एक बार, चलो एक पोल भी करा लेते हैं आप लोगों का। डज वैलेंसी कंटेन्स चार्ज? बेटा क्लास 9th 6th 7th 8th 9th 4 बार पढ़ चुके हो आप इस चीज को, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि इसके अंदर चार्ज आएगा? एक बार सारे के सारे कंफर्मेशन देना, यस या नो बेटा, जल्दी से बताना बेटा, सारे मेरे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे फटाफट से। डज वैलेंसी कंटेन्स चार्ज? वैलेंसी चार्ज कंटेन करता है क्या बेटा? जल्दी से बताओ, पोल दे रहा हूं, यस और नो, यस और नो। ए स्टैंड्स फॉर यस, बी स्टैंड्स फॉर नो, ठीक है, जल्दी बताना। डज वैलेंसी कंटेन्स चार्ज? लास्ट ईयर भी हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इसको पढ़ा था, इससे पहले आप खुद भी पढ़ के आए हैं, अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा तो कहीं भी पढ़ा होगा बेटा, आपने ये पढ़ा है राजा बेटा कि वैलेंसी इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें चार्ज कभी भी नहीं आएगा। यस अभिषेक, सुहानी, नवाज, श्रेया, स्वयं, बहुत बढ़िया, सांची, केजल, काजल, सुप्रिया ना, आस्था बेटा नहीं 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 नहीं, आस्था नहीं, नहीं आस्था बेटा, नहीं बेटा नहीं। डज वैलेंसी कंटेन्स चार्ज? चलिए अगर किसी को भी मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शन है तो उसको क्लियर करेंगे, आराम से सुनना मेरी बात को, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। 81.47% बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, फरहान, वैदिका, अभिजीत, आरव, हमजा, अब्दुल्ला, देवोऋषि, शिवम, यश, प्रशांत एंड प्रखर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सही। अब देखिए बेटा, नहीं, ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है नहीं। आप मेरी बात को समझिए, सबसे पहले देखिए वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी हिंदी में कहते हैं संयोजकता, क्या कहते हैं? संयोजकता। ये क्या बताता है बेटा? क्लास 9th में पढ़ा है, रिवीजन, ये रिकैप लिख देता हूं यहां पे, 6th 7th 8th 9th में पढ़ा है, रिकैप क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम to attain nearest stable noble gas configuration, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके हर एलिमेंट ये कोशिश करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले दे और शेयर करे, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, वो स्टेबल हो सके। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, के में आपके पास बेटा 2 है, एल में आपके पास बेटा 8 है और एम में आपके पास बेटा 1 है। तो अभी सोडियम क्या करेगा सुनील भैया? मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड या फिर शेयर्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। अब सोडियम यहां पर क्या करता है? सोडियम यहां पर इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा, ताकि वो किसके जैसा बन जाए? जैसे ही वो लूज कर देगा तो वो किसके जैसा बन जाएगा? वो बन जाएगा नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो किसके जैसा बन जाएगा? नियॉन के जैसा बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये चार्ज है, लेकिन यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वैलेंसी, तो वैलेंसी इस केस में क्या होगी? वैलेंसी इट इज जस्ट अ नंबर और मैग्नीट्यूड।
याद रखिएगा, इट इज जस्ट अ नंबर और मैग्नीट्यूड। अगर ये पॉइंटर नंबर 1 है तो ये पॉइंटर नंबर 2 है। इसका मतलब यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी? इट मींस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट मींस वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बेटा? इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यह बन गया Na1+, क्योंकि प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो चुके हैं। इनिशियली 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, सोडियम ने स्टेबल होने के लिए से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हो गए 2,8, यानी कि 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी? इट इज नथिंग बट अ नंबर और मैग्नीट्यूड। और ये बेसिकली हमें क्या बताता है? दिस नंबर और मैग्नीट्यूड ये बताता है कितना इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर किया। अब यहां पर जो इसकी वैलेंसी हो जाएगी दैट इज 1। याद रखिए, कभी भी चार्ज नहीं आएगा। वैलेंसी इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो उसी प्रकार से जब हम इसकी बात करेंगे तो अच्छा, वैलेंसी कैलकुलेट कैसे होती है भैया? सारी चीजें रिकैप करवा रहा हूं मैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी, इन केस इस पे सवाल आ गया तो तुम्हें आना तो चाहिए ना। अगर तुम्हारे सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला कोश है या वैलेंस शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3 और 4, या फिर तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल या बेसिकली वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स है। 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस केस में वैलेंसी क्या होगी और इस केस में वैलेंसी क्या होगी? अगर आपको इस केस में वैलेंसी निकालनी है यानी संयोजकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सोडियम के केस में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था तो एक वैलेंसी आई। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी यही रहेगी। अब बताओ सल्फर की वैलेंसी क्या होगी? और 5, 6, 7 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 - 5, 8 - 6 और 8 - 7, यानी वैलेंसी हो जाएगी 3, 2, 1। समझ में आ रहा है? क्लास 6, 7, 8, 9 वाला कंसेप्ट है रिकैप में। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट योर वैलेंसी बेटा? आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर सबसे बाहर वाले शेल यानी कि वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही वैलेंसी है। अगर आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 8 में से 5, 8 - 6, 8 - 7, ये वैलेंसी होगी। तो मेरे राजा बेटा अब यहां पर वैलेंसी कितनी होगी? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए भैया? वैलेंसी कितनी होगी? कितनी होगी? खत्म काम। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा? एक बच्चा कह रहा है सुनील भैया ये पॉजिटिव कैसे आया? मेरे राजा बेटा यहां पॉजिटिव कैसे आया वो समझो। सब ये क्लास प्रीवियस क्लासेस के बेसिक्स है बेटा। इधर ध्यान से देखो, आपको कोई पूछता है कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूं, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एनालाइज करो भैया। यहां पर 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। हां, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन्स कितने हैं? अरे सुनील भैया प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना यार, प्रोटॉन क्यों चेंज होंगे? बहुत बढ़िया बेटा, 11 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? बोले भैया 10। तो बेटा ये बराबर है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है क्या? अरे बताओ ना, बराबर है क्या? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज 11 है, नेगेटिव चार्ज 10 है, तो क्या हो गया? +1 का इंबैलेंस हो गया। इसको लिखेंगे कैसे? 1+ करके लिखेंगे। भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना। एक बच्चा कह रहा है ये 1+ कैसे आया? अरे भाई सोडियम की एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भाई 11 है, न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अरे भाई ये स्टेबल होने के लिए जब जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, प्रोटॉन तब भी 11 है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था
कि एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन या शेयर करेगा, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। तो प्रोटॉन अभी भी 11, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज 11, नेगेटिव चार्ज 10, एक का इंबैलेंस है, लिख दिया यहां पे 1+। ऐसे लिखना होता है, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में चार्ज। क्लास 6, 7, 8, 9 वाली पार्टे हैं, ये पार्ट्स हैं, पार्टे बोल रहा हूं मैं, पार्ट्स हैं। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो? अब बताओ मेटल है कि नॉन मेटल है, ये मत डिसअपॉइंट करना। सल्फर, देखो सल्फर कहां बिलोंग करता है, इस लाइन के इधर वाले नॉन मेटल है, नोबल गैसेस, इधर वाले मेटल, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। तो सल्फर क्या हो जाएगा, 100% सुनील भैया नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो इतना समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में आए लगाओ जल्दी से, फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से आए भैया लगा दो फटाफट से। भैया मजा आ गया, आए भैया लगा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खनक, नीव, श्रेया, अंबिका, तनिष्का, श्रेया, अंजलि, अंशुल, साकिब, मयंक, साक्षी, मोहम्मद हमजा, बहुत बढ़िया भाई। फैजान खान, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आयरन राज, बहुत बढ़िया मेरे भाई। भावना, बहुत बढ़िया मेरे भाई। भावना सॉरी मेरी बहन, गलती हो गई, भाई बोल दिया, माफी चाहूंगा। ठीक है बेटा, चले बेटा, आगे चले। अरे बहुत बढ़िया बच्चे अपने, सब बढ़िया समझ जाते हैं। ठीक है, अब ये भी क्लास 9th वाली बातें हैं, लेकिन बताएंगे हम सब डिटेल में ही। ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो आपका डाउट बन के यहां से जाएगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा कि आपके हर एक डाउट को यहां सॉल्व करूं। ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। चालू कीजिए भैया। अब यहां पे एक टर्म आता है पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी के साथ साथ एक टर्म आता है कि भैया उसके कॉज क्या है। तो जो आपने यहां पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है, इसमें क्या पीरियोडिसिटी, और ये पीरियोडिसिटी है क्या, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। पहले सरल भाषा में समझाऊंगा, फिर किताब की डेफिनेशन पर आते हैं। आपने ये देखा होगा कि आपके स्कूल में हर क्लास को एक पीरियड कहा जाता है। अभी किसका पीरियड है, हिंदी का, फिर है इंग्लिश का, फिर है एसएसटी का पीरियड। तो पीरियड क्यों बोलते हैं उसको, पीरियड क्यों बोलते हैं भैया, कुछ रिलेशन है क्या उसका इसके साथ? जैसे मैंने बोला हिंदी का पीरियड, तो आज हिंदी का पीरियड 9 बजे है, 24 घंटे बाद फिर 9 बजे होगा, फिर 24 घंटे बाद 9 बजे होगा, फिर 24 घंटे बाद 9 बजे होगा। इसका यह मतलब है कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद, एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल के बाद आपका हिंदी का पीरियड आ रहा है। हर 24 घंटे के बाद हिंदी का पीरियड आ रहा है। जी भैया। उसी प्रकार एक और एनालॉजी लेते हैं। आपने एक प्रकार का चेंज पढ़ा है बचपन में, पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज में क्या होता है, जो दिन का एक 24 घंटा जो होता है, उसमें आपने देखा होगा दिन रात ये पूरा का पूरा परिवर्तित होता है। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद सुबह होती है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रात होती है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद दिन होता है। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद चीजें रिपीट होती रहती है। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक शब्द खुद में यह बताता है कि किसी भी चीज का रिपीट होना एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आज शाम को 6 बजे, या मान लीजिए हमारी जो क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है, हर मंडे को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है। तो 7 दिन बाद आज भी आपकी क्लास होगी, अगले 7 दिन बाद फिर आपकी क्लास होगी, अगले 7 दिन बाद फिर क्लास होगी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए आज आपका मंडे है, आज मंडे है, आज मंडे को केम की क्लास है। 7 दिन के बाद, एग्जैक्ट 7 दिन के बाद फिर मंडे आएगा, फिर इस समय पे आपकी केम की क्लास होगी। फिर 7 दिन के बाद आपका मंडे आएगा और आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। सो इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक। एक फिक्स्ड समय, एक फिक्स्ड अंतराल के बाद किसी चीज का रिपीटेशन होना या किसी चीज का अकरेंस होना। समझ में आई मेरी बात? इसे पीरियोडिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक तरीके से क्या है, ये पीरियोडिसिटी दिखा रहा है। दिस इज पीरियोडिक थिंग।
फिर 7 दिन बाद क्या होगा भैया, फिर 7 दिन बाद आपकी क्लास हो जाएगी भैया। तो ये हमारे पास होता है पीरियोडिक। अब ये पीरियोडिसिटी आपकी इस टेबल में भी है कि एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद, एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद देयर इज अ रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज, देयर इज अ रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज, इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जैसे 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 एक छोटा सरल सा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, बातों को बहुत अच्छे से सुनना, आपको समझ में आएगा। लिथियम है, लिथियम के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां है सोडियम। तो ये है लिथियम और ये है सोडियम। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर है पोटेशियम। इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद देयर इज अ रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज। अब यहां पर 18 के बाद होगी, फिर 18 के बाद होगी। तो ऐसे एक रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर आफ्टर अ फिक्स्ड एटॉमिक नंबर। समझ पा रहे हैं? एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद देयर इज अ रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज समान है ना, तभी तो ये वर्टिकल कॉलम्स में साथ में पड़े हैं। तो एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद देयर इज अ रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज एंड दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। इसे ही तो पीरियोडिसिटी कहते हैं कि भाई साहब एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद बार बार प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, एक रिपीटेशन आ रहा है, एक समानता है, एक सिमिलैरिटी है, इसे ही पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो किताब की डेफिनेशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं रियल फील दिला पाया, मैं समझा पाया पीरियोडिसिटी। हाँ, अब देखिए यहां पर वो भाषा में लिखा हुआ है उसी चीज को, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अगर किसी चीज का रिपीटेशन हो और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर किसी चीज में कोई चीज बढ़ रही है, घट रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। एंड द फिनोमिना इज नोन एज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद आपके ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो सुनील भी इसका कारण क्या होगा, अगर एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो कारण क्या होगा, एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कारण क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज में जो गुण है, यानी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें रिपीटेशन क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, थोड़ा सोच के देखो। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है भैया, क्या रीजन है, प्रॉपर्टीज में यानी जो गुण है, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें मेजरली हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों के बारे में। तो रासायनिक गुण किस पे डिपेंड करते हैं, रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं हमारे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही है, इसका मतलब कहीं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं, हां ऐसा ही है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिकली कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, इनके रासायनिक गुण सेम क्यों है, बिकॉज देयर इज अ रिकरेंस ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट या फिर शेल। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं, और एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए उनके रासायनिक गुण भी सेम होंगे। देखो एग्जांपल देखो, जैसे बेटा अगर आप बोल रहे हो कि भैया हमने फ्लोरीन, हमने क्लोरीन, हमने ब्रोमीन, हमने आयोडीन को एक ग्रुप पे रख दिया है, कौन सा ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप 17 है। अभी एस्टेटीन मैंने यहां नहीं लिखा है, ग्रुप 17, ठीक है भैया। तो सेम ग्रुप में रखा है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद इनकी प्रॉपर्टी सेम है, क्यों है, देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, यहां से यहां तक अगर हम आ रहे हैं, ठीक है ना, यहां से यहां तक अगर हम आ रहे हैं,
तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अगर हम देखते हैं तो यहां पर देयर इज अ रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए सेम है, इसीलिए। समझ में आ गई बात? तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है बेटा? रासायनिक गुण किस पे डिपेंड करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of elements in the same group are same। समझ में आ गया? तो सबसे पहला मैंने आपको पीरियोडिसिटी शब्द का मतलब समझाया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर किसी चीज में रिपीटेशन आता है तो उसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब यहां पर अगर हम एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद अरेंज करते हैं तो यहां पर होता क्या है कि इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान हो जाते हैं, और क्योंकि इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान है इस वजह से इनके रासायनिक गुण एक जैसे हैं। यही हमारा क्या है? पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या बात? समझ में आ रहा है क्या? इजी है क्या? आसान है क्या? इजी है क्या? इजी है क्या? समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ। आ गया तो एक बार लिख दो आए, फटाफट से दिल बना दो, बता दो भैया समझ में आ गया, फील आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, आसान है। सृष्टि बहुत आगे चले गए बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूं, अभी तो 2-3 लेक्चर लगेंगे वहां तक जाने में। अभी तो बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूं मैं, है ना? ठीक है बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा अभी तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो बहुत आगे की बातें हैं, यहां तक तो अभी मैं गया भी नहीं हूं, समय लगेगा। चलिए आराम से चलेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक रेडियस, अब देखिए आपके अभी बोर्ड्स के अंदर ये है नहीं, वरना अलग अलग प्रकार की एटॉमिक रेडियस होती है। आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल्ट रेडियस। अभी अपने कोर्स में नहीं है ये, तो जितना अपने कोर्स में उतना अपन पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार की एटॉमिक रेडियस होती है, जैसे कि आपकी आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल्ट रेडियस। अभी हमें जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज सिंपली एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? सो it is the distance, it is the distance between the center of the nucleus to the outermost shell or the valence shell। मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटम के बीच में नाभिक होता है, तो नाभिक के सेंटर से लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, ये दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है? इसे मेजर किस में करते हैं? इट इज मेजर्ड इन, आप एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। आप पिकोमीटर में भी इसको मेजर कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम ये होता है, दिस इज व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर दैट इज पीएम। अब ये क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसमें आपके एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हो, है ना? एटम की रेडियस को अगर आपको मेजर करना है, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10, यानी कि 10 की पावर -10 मीटर्स में आप एंगस्ट्रॉम में आपकी इस यूनिट को एक्सप्रेस करते हो। उसी प्रकार पिकोमीटर क्या होता है? सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -12 मीटर, दैट इज द
पिकोमीटर। अब आपने जब रदरफोर्ड वाला मॉडल अगर मेरे से पढ़ा था तो वहां मैंने बताया था कि जो एटम वाला पार्ट है उसको अपन एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में मेजर करते हैं। न्यूक्लियस का अगर आपको रेडियस मेजर करना है सो दैट इज मेजर्ड इन फेम्टोमीटर, फर्मीमीटर, 10⁻⁻15 मीटर, वो और छोटा हो गया। तो अगर हमें एटॉमिक रेडियस का फील लेना तो एटम के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक रेडियस। इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम और इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर्स। छोटी सी बात है, सरल सी बात है, जी भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, आसान है। चलिए अब भैया फटाफट से हमें इन ट्रेंड्स के बारे में बता दीजिए, इन ट्रेंड्स क्या होते हैं। अब जब आपने पीरियोडिक टेबल को यहां पर देखा तो इसमें कुछ ट्रेंड्स हैं जिससे कि आप प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है कि आप एटॉमिक रेडियस को प्रिडिक्ट करोगे। कैसे? अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड का मतलब क्या हो गया? अक्रॉस अ पीरियड का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट यानी अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो क्या प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन आता है, क्या उसके अंदर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसको हम चेक करना चाहते हैं। समझा पा रहा हूं सर? स्कूल वाली मैडम चैप्टर 4 पे है बेटा, उस पे नहीं जाना अभी, ठीक है ना। संयम कह रहे हैं सर व्हाट आर द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं, अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, हर एक चीज बताऊंगा मैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो भैया, है ना, अभी तो मैंने चालू किया है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस का मैं फील दिला पाया, सरल सा फील में एटॉमिक रेडियस का आपको दिला पाया, जी भैया। मेजर किसमें करना है? एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर, जी भैया। अब ध्यान से देखिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यू मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, यू लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर एटॉमिक रेडियस में क्या परिवर्तन आएगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। सो फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा। पहला फैक्टर क्या है बेटा? नंबर ऑफ शेल्स। दूसरा फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। थोड़ा और सीनियर ग्रेड में आ जाओगे तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन जाएगा, लेकिन उसको बताने के लिए फिर शील्डिंग इफेक्ट वगैरह बताना पड़ेगा, इसलिए किताब स्मार्ट प्ले करती है, न्यूक्लियर चार्ज तक ही खेलती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं, अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। पीरियड 2 के एलिमेंट्स को हमने लिया है। कौन से पीरियड 2 एलिमेंट्स, पीरियड सेकंड एलिमेंट्स। यहां पे हमने कौन से पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं? पीरियड 2 एलिमेंट्स को हमने लिया है। अब पीरियड 2 में कौन कौन बिलोंग करता है, सुनील भैया ये बताइए। पहला पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम वाला, भगा दो। दूसरा पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक, क्योंकि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा, इसका मतलब वो पीरियड 3 में आ गया। तो जिन भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में गिरेगा वो सारे के सारे सेकंड पीरियड के होंगे। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन को नहीं लिया है, रीजन क्या है? इट इज नॉट अ टिपिकल एलिमेंट, बताया था। हाँ। और वो एक नॉर्मल यहां के ट्रेंड को फॉलो भी नहीं करेगा, ट्रेंड को तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा मैं भी बताऊंगा। तो पहले तो पीरियड 2 के सारे एलिमेंट को लिख दिया। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ शेल्स यहां पर कितने हैं? क्या भैया यहां पर नंबर ऑफ शेल दो, इधर भी 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 दो, अरे सब में दो है, सब में नंबर ऑफ शेल्स दो है। अरे वाह, नंबर ऑफ शेल्स यानी अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स क्या है? नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, दो 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 दो, सेम है। नंबर ऑफ शेल्स तो सेम निकल पड़े भैया। अच्छा,
न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज किस वजह से होता है सुनील भैया? न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस में क्या है जो चार्ज है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है। अरे न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, हटाओ। और क्या है? प्रोटॉन है। अच्छा, प्रोटॉन है सुनील भैया न्यूक्लियस में, इसी की वजह से न्यूक्लियर चार्ज आता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? अरे जो न्यूक्लियस में चार्ज अवेलेबल है वो न्यूक्लियर चार्ज हुआ। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सुनील भाई, सुनील भाई, सुनील भाई, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। सुनील भाई देखो, इधर न्यूक्लियस में +3 का चार्ज होगा क्योंकि यहां पर 3 प्रोटॉन है। बहुत बढ़िया। लिथियम में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, तो ये तो +4 हो गया। अच्छा, इधर +5 हो जाएगा, बोरॉन में 5 है, सुनील भैया कार्बन में 6 है, अच्छा नाइट्रोजन में 7 है, ओहो, ऑक्सीजन में 8 है, सॉरी, फ्लोरीन में 9 है। ये क्या हो रहा है? 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये कितने से बढ़ रहा है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितने से बढ़ रहा है? 3 प्रोटॉन थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, यानी हर स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज +1 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 या इंक्रीज बाय +1 एट ईच स्टेप, है ना? +1 से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ भैया? नंबर ऑफ शेल्स 2 2 2 2 2, न्यूक्लियर चार्ज हर स्टेप पे बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे यह भी तो हो सकता है कि अगर यह हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एट ईच स्टेप। हर स्टेप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप मुझे बताइए हां कि ना भाई? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। अग्री करते हैं कि नहीं करते? भाई हर स्टेप पे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। क्यों? अरे हर स्टेप पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा पुल नहीं लगाएगा कि अरे पास में आ मेरे, पास में आ मेरे, पास में आ मेरे, पास में आ मेरे, करेगा ना? करेगा ना? हाँ। अच्छा, तो जो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस है वो तो 2 लेकिन न्यूक्लियर जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो बढ़ रही है। इससे क्या होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली साइज रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा इन दोनों चीजों से? एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियस आपकी 100% डिक्रीज होगी। एक और तरीके से समझाता हूं। मान लो मैं हूं सुनील भैया और मैं यहां पर 3 डेसिबल की आवाज से गाना गा रहा था। मैं हूं सुनील भैया, मैं 3 डेसिबल की आवाज से गाना गा रहा था और पहली रो में मेरे सामने 2 बच्चे खड़े थे, दूसरी रो में एक बच्चा खड़ा था। अब एक और बच्चा आया, देखो पहली रो में 2 बच्चे, दूसरी रो में एक बच्चा। अब पहली रो में 2 बच्चे, दूसरी रो में एक और बच्चा ऐड हो गया, 2 बच्चे हो गए। मैंने आवाज को और तेज कर दिया, मैं गा रहा था मैं हूं जियान, मैंने आवाज तेज कर दी मैं हूं जियान। ये मेरे पास आने लगे, वाह सुरीला गाना गा रहे हैं सुनील भैया, पास आने लगे। अगले स्टेप पे सेकंड रो के अंदर एक और बच्चा है, मैंने गाने की आवाज और तेज कर दी मैं हूं जियान, और पास आने लगे। सेकंड रो के अंदर ही सेकंड रो में एक और बच्चा है, मैंने कहा मैं हूं जियान, और पास में आने लगे, और मेरे पास आने लगे, और पास आने लगे। क्यों? अरे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हर स्टेप पे बढ़ रही है ना। न्यूक्लियस बोलेगा ले आजा मेरे पास, ले आजा मेरे पास, ले आजा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन को पास बुलाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा 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 छोटा।
एंगस्ट्रॉम में देखो 1.55 एंगस्ट्रॉम से लेके 0.64 एंगस्ट्रॉम तक जा रही है, साइज रिड्यूस हो रही है। क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है भैया? अरे क्लियर है कि नहीं है? मैं हूं जियान, मैं गंदा सा गाना हूं गाता, फिर बच्चों के खून आता कानों से। मैं हूं जियान, मैं गंदा सा गाना गाता, फिर बच्चों के कानों से खून है आता आता आता। समझ में आया? अरे दादा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक दो 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 है, तो शेल तो दो ही रहे, लेकिन हर स्टेप पे क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा है, आजा मेरे पास, ले आजा मेरे पास, ले आजा मेरे पास, तो साइज छोटा हो गया। साइज क्या हुआ? छोटा। समझे समझे समझे? हाँ आया 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 आया, आया। क्या बात है? अब देखो बेटा, देखो 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 देखो, तो लेफ्ट टू राइट जाते तो भैया साइज छोटी होती है, साइज छोटी होती है। क्यों? एटॉमिक रेडियस छोटी भी ना। अरे मेरे राजा बेटा, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक रेडियस। हर स्टेप पे क्या हो रही है? घट रही है कि नहीं घट रही है? मुझे बताओ, हर स्टेप पे घट रही है कि नहीं घट रही है? बिल्कुल घट रही है। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस हर स्टेप पे क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन ये कब तक होता है? 7th ग्रुप तक, यानी 7A यानी ग्रुप 17 तक होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो वहां पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। कौन सा ट्रेंड फॉलो नहीं होता? ये वाला। atomic size of noble gases does not follow the trend across a period। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाला जो ट्रेंड है ये बेसिकली आपका नोबल गैसेस फॉलो नहीं करती है। रीजन बीइंग सो they have completely filled shell, completely filled shell। तो completely filled shell, yeah, their shell is completely filled with electrons। outermost shell is completely filled with electrons। ठीक है बेटा। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है तो यहां पर क्या होने लगता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने भरे हुए हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, अब जैसे नियॉन की बात करें तो 2,8, तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 8 के 8 एक दूसरे पे इतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, इसके वजह से क्या होता है? एटॉमिक साइज घटने की वजह से बढ़ जाता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज या फिर रेडियस जो है आपका वो बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सेप्शन याद रखना। अगर आपसे सवाल आएगा तो यहां से सवाल फिट हो सकता है, तो आपको ये बताना है कि दैट देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल इंक्रीज एंड दैट्स व्हाई दे हैव द लार्जेस्ट साइज इन अ पीरियड। ठीक है ना? क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? जी भैया। तो ये ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन किस पे? इन एलिमेंट्स पे फॉलो होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द नोबल गैसेस दैट आर इन अ पीरियड। ठीक है बेटा? ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है? डाउट बताओ बताओ बताओ, डाउट क्या है? अनुराग कह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन दिस एक्सेप्शन अगेन। फिर से बताते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज ये समझ में आया, ये समझ में आया। पहले तो ग्रुप 2 के पीरियड 2 के एलिमेंट्स कौन से? मेरे साथ बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये सारे अपन ने यहां पे लिख दिए। अब हमने ये देखा कि इनमें नंबर ऑफ शेल्स कितने? इसमें भी 2, 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 इसमें भी 2। और ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रुप 2 को पीरियड 2 को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में जा रहा होगा, तो नंबर ऑफ शेल्स तो पीरियड में अक्रॉस अ पीरियड सेम रहते हैं। अब यहां पर हर स्टेप पे देखें तो यहां पे 3 प्रोटॉन्स, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8, यहां पे 9, यानी हर स्टेप पे एक +1 हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज में। अब न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज +1 से बढ़ रहा है
तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे भाई प्रोटॉन्स हर स्टेप पे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जा रहा है, तो ये साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये खींचेगा ना, पास में आजा, पास में आजा, पास में आजा, पास में आजा, पास में आजा। लेकिन ये आपका नियॉन आर्गन यानी कि नोबल गैसेस वाले, जो भी नोबल गैसेस होंगे उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग कि इनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इनका शेल फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइज में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं। इस वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन आने लग जाता है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। तो आप साइज को सोचो कि वो छोटा करेंगे तो वो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत तेज गाना गा रहा था, पहले वाली रो में 2 बच्चे थे, दूसरे वाले में 8 थे। अब मैं आवाज तेज भी करूंगा तब भी वो पास में नहीं आएंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ चुकी है। वो बच्चे एक दूसरे को धक्का लगा रहे, मेरे को खड़ा रहने दे, तू मेरे को खड़ा रहने दे। तो वो पास आने की बजाय दूर जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल इंक्रीज। क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे, अरे नहीं पास में नहीं जाना, दूर जाना है, तो साइज बढ़ जाएगा घटने की बजाय। यही अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो, डाउन द ग्रुप आएंगे तो यानी कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आएंगे तो, एक ग्रुप में अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक आते हैं तो तब क्या होगा? हाँ, अरे वाह यार, ये क्या है, तू आजा मेरे क्लोज। क्या बात है, गाना बहुत सही था यार। हाँ तो मैं बच्चों को ऐसे बोल रहा हूं, बच्चों तुम आ जाओ मेरे क्लोज। क्या बात है। ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि नोबल गैसेस की रेडियस सबसे स्मॉल होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब इधर फोकस करते हैं भैया, इधर फोकस करते हैं भैया। पहला, दूसरा। अब ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, तो जो फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स। अब तुम मुझे बताओगे, अब तुम मुझे बताओगे ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा, दोनों में से क्या क्या बढ़ रहा है। मैंने एक आपको ग्रुप का एग्जांपल दिया है, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे मूव कर रहा हूं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हां या ना? साइड हो रहा हूं, जल्दी से बता देना, जल्दी से बता देना, साइड हो रहा हूं, फटाफट से बता देना। चैट बॉक्स में आप लोगों के पास में आ रहा हूं देखने के लिए कि आप लोग चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो। जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से, सारे के सारे बच्चे एग्जाम्पल देंगे, जल्दी से। क्या बात है, चैट बॉक्स में क्या बात है, ओ भैया आर्यन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तू आजा मेरे गोद। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सारे बच्चे सही है, बहुत बढ़िया। बोथ विल इंक्रीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको ऑब्जर्व ही तो करना है। देखो नंबर ऑफ शेल्स पे क्या है। अब जैसे कि मैंने यहां पर कौन सा लिया है, यहां पर मैंने बेसिकली लिया है ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट जो है यानी कि ग्रुप 1A जो है उसको लिया है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको लिया है। ठीक है, तो देखिए आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है सेकंड शेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में, सिक्स्थ शेल में। क्या बात है, हर स्टेप पे एक शेल बढ़ रहा है सुनील भैया, क्या बात है। ध्यान से देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले दूसरे शेल में जा रहा है, यहां पे तीसरे में, यहां पे चौथे, यहां पे पांचवा, यहां पे छठा। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। सुनील भैया फ्रांशियम को यहां पर क्यों नहीं लिया, रेडियो एक्टिव है बेटा। फ्रांशियम क्यों नहीं लिया, रेडियो एक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टीज हम डिकोड नहीं कर पाते, इसमें प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, तो हर स्टेप पे इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज
इन स्टेप्स ऑफ 1 एट ईच पीरियड। जैसे जैसे हम हर एक पीरियड में मूव करते जाएंगे ये +1 से बढ़ता जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में, सिक्स शेल में, हर स्टेप पे बढ़ता जाएगा। क्या बात है। अच्छा भाई साहब, न्यूक्लियर चार्ज पे क्या होगा? ओहो, बच्चे कहते न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा। अरे क्यों सेम रहेगा राजा बेटा? अरे बेटा न्यूक्लियर चार्ज क्यों सेम रहेगा? ए मेरे राजा बेटा, एटॉमिक नंबर 3 यानी न्यूक्लियर चार्ज 3, फिर 11, फिर 19, फिर 37, फिर 55। ठीक है ना बेटा? हाँ, ये न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप आगे चल के पढ़ोगे, यानी एक्चुअली में कितना एक्ट कर रहा है या कितना लग रहा है। अच्छा, तो ये भी बढ़ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो, दोनों ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, दोनों बढ़ रहे हैं, तो कौन जीतेगा? सुनील भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है। अब कौन जीतेगा? हु विल विन दिस फाइट? हु विल विन दिस फाइट? कौन जीतेगा? अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरे राजा बेटा, ध्यान से सुनना। पहले सुनील भैया गाना गा रहे थे 3 डेसिबल की आवाज से। पहली रो में 2 बच्चे, दूसरी रो में 1 बच्चा। ठीक है। हाँ। सुनील भैया ने बोला आवाज को तेज करता हूं, आवाज को तेज कर रहा हूं। आवाज को तेज किया तो ये जो नॉटी बच्चा सेकंड रो में खड़ा था, ये थर्ड रो में जाके चला गया। मेरे आवाज तेज करने का मतलब क्या रहा? मैंने आवाज तेज करी यानी मैंने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया, तो मैं चाहता था कि वो सेकंड रो में ही रहे ताकि मैं उसको पास में ला सकूं। ये मेरा नॉटी बच्चा सेकंड रो से कूद के थर्ड रो में चला गया। मैंने कहा रुक, मैं आवाज तेज करता हूं। मैंने और आवाज तेज करी, ये नॉटी बच्चा चौथी रो में कूद गया। मैं कह रहा हूं अरे नॉटी, आवाज तेज कर रहा हूं मैं, तू आगे आगे कहां भाग रहा है? मैंने और आवाज तेज करी, इसने कहा हो सुनील भैया आई एम मोर ओपी, मैं और एक और रो में आगे चला गया। तो मेरा आवाज तेज करने का मतलब ही नहीं बन रहा। मैं आवाज तेज कर रहा हूं कि सुरीली आवाज बढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे पास में आए, ये तो मेरे से दूर दूर भाग रहा है। तो क्या मेरा इफेक्ट रहेगा? तो ये जो चीज है, भले ही आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन ये जिस स्पीड से बढ़ता है, डिस्टेंस जो बढ़ता है, ये ओवर पावर कर देता है इसको। ओवर पावर्स दिस, ओवर पावर्स द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया? भले ही आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 100% आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जा रही है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की। ये दूसरे शेल में था, यहां पर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में। तो वो जो आपका इफेक्ट है ये वाला कि भाई डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, ये वाला इफेक्ट जो है इसको ओवर पावर कर देता है। क्योंकि हर स्टेप पे जो नंबर ऑफ शेल्स 1 से इंक्रीज हो रहे हैं, ये इफेक्ट ओवर पावर कर देता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होता क्या है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। समझा पा रहा हूं? आराम से समझ में आ रहा है? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है सुनील भैया, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन बेटा ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस मैग्नीट्यूड से बढ़ रहा है, ये इफेक्टिव यानी जो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये इसको ओवर पावर करेगा, यानी ये इस पे भारी पड़ेगा। ये इस पे भारी पड़ेगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या है? बढ़ गई। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। क्या हो गई? एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज। ठीक है? क्लियर है? अरे राजा बेटा क्लियर है क्या? मजा आ रहा है? ओपी, ओपी। एक बच्चा कह रहा सुनील भैया बोरिंग, डांस की क्लास है क्या भैया? घूमर करने आओगे यहां पे मैं? हैं क्या हो? और भंडारा में नाचे मारी बींदनी रे। घूमर की क्लास थोड़ी थी रे बेटा, पढ़ाने की क्लास थी। भाई कह रहा भाई साहब बोरिंग की क्लास। अरे बेटा टॉपिक बोरिंग है, टीचर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
चलिए बहुत बढ़िया। जो पढ़ने आए हैं बेटा उनको पढ़ने दीजिए, जिनको फालतू की बातें करनी है मत करो। देखो मैंने पहले ही बोला था आपको सबकी इज्जत करनी है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर पाएंगे तो बैच मैनेजर साहब आपको ब्लॉक कर देंगे और परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है। क्लास में प्लीज ऐसे मत करो। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, इन रिटर्न आपको भी इज्जत करनी है, मुझे, मेरी भी और आपके क्लासमेट्स की भी। बहुत मेहनत कर रहे हैं बाकी बच्चे, उन्हें करने दो, ठीक है। फालतू कियोस मत क्रिएट करो, पूरे साल के लिए ब्लॉक हो जाओगे, फिर से कह रहा हूं मैं, मत करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस सवाल का आंसर करेंगे जल्दी से। अ कटायन इज लार्जर इन साइज देन द पेरेंट एटम। एक कटायन जो होता है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है। अ कटायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। एक बच्चा कह रहा है कि सुनील भैया इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अरे मेरे राजा बेटा, यहां पर आपको छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट जो है वो बेसिकली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर कहीं ना कहीं इसीलिए घटता जा रहा है क्योंकि वो अब दूसरे शेल से लेकर तीसरी शेल में चला गया, चौथे में, पांचवें में, छठे में, तो वो डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है। अगर मान लो वो दूसरे शेल में ही रहता और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट उस पर ज्यादा रहता। मान लो मैं गाना गा रहा हूं और दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, तो मेरा जो इफेक्ट है उस पर ज्यादा रहेगा, मैं उनको खींच लूंगा अपने पास। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में चला गया, मतलब मुझसे दूर जा रहा है, अब और दूर जा रहा है, तो मेरा आवाज तेज करने का कोई मतलब नहीं है, वो दूर जाता जा रहा है मुझसे, ठीक है। चलो, सो a cation is larger in size than the parent atom, yes or no? क्या बात है, बच्चे अपने ही हैं, सारे के सारे बच्चे अपने ही हैं। कह रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एनी नो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो एक कटायन जो है दैट इज लार्जर इन साइज देन द पेरेंट एटम। सो द कटायन इज लार्जर इन साइज देन द पेरेंट एटम। एक कटायन जो होता है इसका साइज पेरेंट एटम से क्या है, बड़ा है। बहुत सरल सी बात है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, छोटा सा एनालिसिस करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। यू हैव टू डू अ वेरी स्मॉल एनालिसिस, ठीक है। अ कटायन इज लार्जर इन साइज देन द पेरेंट एटम। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। अ कटायन इज लार्जर इन साइज देन द पेरेंट एटम, यस और नो? फरहान राज, हमजा, अभिजीत, आदित्य, आरव, धैर्य, वजीहा, छवि, मोहन एंड राजीव। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है सोडियम, ये हमारे पास है सोडियम यानी कि Na, और ये हमारे पास है मान लीजिए आपका सोडियम का कैटायन, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोनों स्पीशीज के अंदर। देखिए सोडियम जो न्यूट्रल स्पीशी होती है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 11, तो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर 11 होंगे, और न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी 11। सोडियम की एटॉमिक नंबर है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स 11। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिया तो यहां पर स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10, प्रोटॉन्स अभी भी रहेंगे कितने, 11, है ना जी। भाई नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स 11 और 11, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया। ये किस तरीके से अवेलेबल थे, 2,8,1। इसने आउटरमोस्ट शेल के से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया ताकि कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन सके, 2,8 नियॉन जैसी बन सके, ठीक, 2,8, बहुत सही। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स 11 है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास 10 है, ठीक। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये साइज किसकी छोटी होगी, किसकी साइज बड़ी होगी। देखिए साइज ऑफ कटायन
यानी कि जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कटायन क्यों, क्योंकि यहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स 11, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स 10, एक का इंबैलेंस है 1+, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है देन द नेगेटिव चार्ज। तो साइज ऑफ कटायन जो है स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, यानी कि साइज ऑफ कटायन जो है Na1+ की जो है दैट इज स्मॉलर देन सोडियम। अब इसके यहां पर आप देखेंगे तो दो कारण आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। पहला, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस? अरे न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस। यहां पर 3 शेल है, यहां पे 2 शेल है, तो यहां पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल is decreased in case of Na1+। अरे इतने समझदार आप हैं कि भाई साहब यहां पर आपको ये ऑब्वियसली चीज नजर आ रही है, इसका आउटर मोस्ट शेल, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में जा रहा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में जा रहा है, तो यहां पे 3 शेल, यहां पे 2 शेल, तो ऑब्वियसली साइज छोटा है। और दूसरा यहां पर इफेक्ट क्या होता है कि कटायन की साइज हमेशा छोटी क्यों होगी? कटायन की साइज छोटी क्यों होती है? cation is always smaller than parent atom. Why? Cation is smaller in size than parent atom, जिससे वो बना है। पेरेंट एटम मतलब जिससे वो बना है। क्यों होती है बेटा, क्यों होती है बेटा? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहां पर दोनों ही केस में सेम रहेंगे। तो यहां पर कटायन के केस में क्या हो जाएगा, अगर आप यहां पर भी देखें तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो ये 11 प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 प्रोटॉन पे 10 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मान लो 11 प्रोटॉन 1100 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे थे एग्जांपल के तौर पे, तो पहले 11 प्रोटॉन 1100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे 11 इलेक्ट्रॉन पे एग्जांपल, अब ये 11 प्रोटॉन 10 पे लगा रहे हैं, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ये पास में आ जाएंगे। सो cation इज स्मॉलर इन साइज देन पेरेंट एटम बिकॉज electrostatic force of attraction between protons and electrons increase। ये इंक्रीज हो जाता है ना भाई, यहां पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे थे, यहां पे 11 प्रोटॉन 10 पे लगा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई पर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। इसी वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? क्लियर है? क्या डाउट है? डाउट तो पूछो भाई। सर एक्सटेंड द क्लास टाइमिंग, करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, डाउट पूछो। अच्छा यहाँ पे वाई नोबल गैस इज इनर्ट गैस, भैया वाई नोबल गैस इज इनर्ट गैस, आपको मैंने नोबल गैस इनर्ट गैस के बारे में सारी चीजें बताई है, लास्ट क्लास में बताया था। इनर्ट गैस क्या होता है, जो कंप्लीटली अनरिएक्टिव हो, लेकिन 1960s में पता लगा कि उनके कुछ कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सन 1900 में इनर्ट गैसेस उनको नाम दिया गया था, बाद में उनके कुछ कंपाउंड्स मिलने लगे जिनॉन एंड क्रिप्टन के, इस वजह से उनको नाम दिया गया नोबल गैस, यानी कम रिएक्टिविटी वाली गैस। ठीक है, ठीक है, समझा दो फिर से ये चीज। यही बता रहा हूं, 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 यही रिजॉल्व कर रहा हूं, टेंशन मतलब, यही रिजॉल्व कर रहा हूं, यही रिजॉल्व कर रहा हूं। हसमुख लालन सिमाइला आएंगे 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 आएंगे, ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटॉमिक, बेटा एटॉमिक वेट क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है यहां पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं बताता हूं, आइए देखिए इस चीज को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में जो आकर्षण का फोर्स है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस में क्या है, नाभिक में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, ऑर्बिट में शेल में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण का फोर्स होगा, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब आप सबसे पहले ये समझो, ये सोडियम है, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स,
इसने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहां पर इसका इफेक्ट, भाई 11 प्रोटॉन्स कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। पहले ये 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे थे, अब ये 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन पे वही फोर्स को लगा रहे हैं, तो ये जो इफेक्ट है पर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया। मैं गाना गा रहा था, 11 डेसिबल की आवाज से गाना गा रहा था, 11 लोगों पे डिवाइड हो रहा था। अब वही 11 डेसिबल का गाना 10 लोगों पे डिवाइड हो रहा है, पर बंदे पे बढ़ गया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई ना, मेरे पास आने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, इस केस में ये तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था? तीसरे शेल में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे शेल में। तो एटॉमिक रेडियस क्या बताया था मैंने भाई? कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर तीसरा शेल, न्यूक्लियस से लेकर दूसरा शेल, तो छोटा तो ये हो गई। एक और एग्जाम्पल लो, किसका साइज बड़ा होगा? साइज ऑफ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, Mg1+ इज स्मॉलर देन Mg। क्यों? ध्यान से देखो, ये Mg1+। बेटा आप लोग बेसिक्स पे थोड़ा सा काम करो, बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल उड़े हुए हैं, ऐसा मत करो। रेडियंट बैच में से मेरे बेसिक्स जो मैंने पढ़ाए वो देख कर आओ, तभी आपका गेम सही सेट होगा। ठीक है, आप बोलोगे मैं क्लास 9 पूरी पढ़ा दूं, इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12, न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 12। मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो यहां पर हो गया 11 और प्रोटॉन्स तो हैं 12। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 12 है, न्यूट्रल करने के लिए नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी 12 है। इसने एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लूज कर दिया, तो 12 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, इतना तो समझ में आया जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइज छोटी क्यों होगी? अरे यार, ये 12 प्रोटॉन पहले 12 इलेक्ट्रॉन को घसीट रहे थे अपने पास, अब 12 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को घसीट रहे? 11 को घसीट रहे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स increases due to which atomic radius decreases। सरल सी बात है। 12 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 12 पार्टिकल 11 को खींच रहे हैं, रस्साकसी के लिए टग ऑफ वॉर। 12 लोग 12 को खींच रहे हैं, 12 लोग 11 को खींच रहे हैं, पास में आ जाएंगे। तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? तो कटायन की साइज हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगी? स्मॉलर होगी। ठीक है ना, दूसरा करो, ये सॉल्व करो, फिर क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। बेटा आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ऐसे तो फिर अपना सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, मुझे नेक्स्ट क्लास और लंबी करनी पड़ेगी अब, क्योंकि मेरे इस क्लास के टॉपिक ही नहीं खत्म हुए। आप लोग प्लीज बेटा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बेसिक्स पढ़ के आइए प्लीज। आप ये अगर उम्मीद रखें कि सुनील भैया पूरी 9th पढ़ाओ, पूरी 8th पढ़ाओ, पूरी 6th पढ़ाओ, पूरी 7th पढ़ाओ, इम्पॉसिबल है। आप गलत डिमांड कर रहे हैं। 10th में आ गए हैं, मैं बिल्कुल 10th बेसिक से पढ़ा रहा हूं, लास्ट वाली क्लास बेसिक्स पे ही थी। प्लीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एन अनायन इज लार्जर इन साइज देन द पेरेंट एटम, यस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्लोरीन है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास Cl1- है। तो अगर यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात करता हूं कि ये एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, और अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आइए मैं इसकी चर्चा करता हूं आपसे। नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 17 होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल 17 होंगे। Cl1- का मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो 17 है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहां पर कितने हैं? 18 है। ठीक है, समझ में आ गया?
तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था 17 प्रोटॉन कितने पे लगा रहे थे, 17 इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे थे। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था 17 प्रोटॉन कितने पे लगा रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे हैं। सही बात है। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ अनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम बिकॉज in parent atom electrostatic force of attraction between protons and electrons is higher than anion. Also, in case of anion, as number of electrons are increased, electronic repulsion is increased, will increase if size reduces. तो यूजुअली आपका क्या होता है, यूजुअली आपका मेरे दोस्तों ये होता है कि जो अनायन का साइज होगा वो आपका बेसिकली पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि पेरेंट एटम में देखिए 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे 17 का है, 18 के ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा ज्यादा हो गया है। तो यहां पर क्या है, 17 जो आप बोल सकते हैं 17 न्यूटन 17 इलेक्ट्रॉन पे, 17 न्यूटन 18 इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड हो रहा है। तो इस वजह से पर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लग रहा है वो यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। और दूसरा, अगर आप सोचे कि साइज रिड्यूस होगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा। इस वजह से जो अनायन का साइज होता है वो हमेशा लार्जर होगा देन द पेरेंट एटम। अब आगे की चीजें जो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बेटा थोड़ा सा प्लीज आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं, थोड़ा सा प्लीज आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ाना है, फिर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी जो मैं नहीं लेना चाहता। आपका समय बहुत मूल्यवान है, ठीक है ना। तो प्लीज आप ये करें, वरना मुझे फिर कोई क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी डालनी पड़ सकती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे सिलेबस टाइम पे खत्म करना है और हर एक बच्चे के डाउट को रिजॉल्व करना है। तो प्लीज आप अपने बेसिक्स क्लियर करके आइए क्लास के लिए, ठीक है, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है, दिस इज योर टुडेज होमवर्क, कंसेप्ट पॉलिश, दिस इज योर टुडेज होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए, अब आज की क्लास के कुछ एफिशिएंसी हैक्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। हेल्दी सपर ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग ड्यूरिंग इवनिंग, ठीक है ना। सपर क्या होता है, आपका इवनिंग मील होता है। सुनील भैया हम क्या खाएं शाम के नाश्ते में, हम फिजिक्स वाला पे लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, हम दूसरी जगह या तो कहीं और ट्यूशन जाता होगा, कुछ भी करता होगा, हम शाम को बस पढ़ाई करते हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा दिमाग तेज चले। सबसे पहली चीज, आप मम्मी को बोल सकते हैं कि शाम के समय आपको लोबिया यानी काउपी की चाट बनाकर दे, लोबिया को उबालकर उसमें टमाटर प्याज चाट मसाला डालकर आप खाएं। पिज्जा बर्गर ये छोड़ दें। दूसरा, शकरकंद या फिर पालक के कटलेट्स खाएं, कॉर्नफ्लेक्स विद दूध, ब्राउन ब्रेड विद बटर एंड टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क यानी हल्दी दूध, इसमें होता है कुर्क्यूमिन, ये आपके ब्रेन की वर्किंग मेमोरी को इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही साथ टर्मरिक मिल्क विद रोस्टेड चना, यानी जो भुगड़े होते हैं चना होता है वो खाएं, साथ में हल्दी दूध पी लें। हल्दी दूध आपके लिए अमृत है, जरूर से लें, ठीक है। तो ये शाम के नाश्ते के ऑप्शंस है जो आप अपनी मम्मी को बोल सकते हैं कि मुझे ये दीजिए जब मैं पढ़ाई करता हूं, तो आप ये खाएं। पिज्जा बर्गर फलाना ढिमकाना कोल्ड ड्रिंक ये सब मत लो, ये लो, ठीक है। चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। आपके डीएचए में थोड़े सवाल आपको मेटालिक कैरेक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन अब आज खत्म नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा। तो परेशान नहीं होना कि भैया नहीं हो रहा, सिखाएंगे कि क्लास में। प्लीज अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, प्लीज बढ़ाइए, ठीक है।
तो जैसा हमेशा कहता हूं आज भी कहूंगा, भैया हमेशा साथ है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। #SB साथ है, #PW साथ है। प्लीज थोड़े से बेसिक्स आप 6, 7, 8, 9 के क्लियर करके आए अगली क्लास में। ठीक, चलिए ठीक है, बस यही कहूंगा बेटा, मेहनत करते चलिए, मेहनत का सब्स्टिट्यूट इस संसार के अंदर नहीं है। अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचो कि मैं अभी पढ़ाई ना करूं, मैं अभी मस्ती करूं, टाइम वेस्ट करूं, कर लो, अच्छे से करो। रिजल्ट ना आए तो फिर रोना मत कि रिजल्ट नहीं आया मेरा। तो बस ईमानदार रहने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। ईमानदार रहिए, ईमानदारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है संसार में। मस्ती मजाक अपनी जगह सही रहता है, लेकिन ईमानदारी तो जरूरी है ना दोस्त। आप ईमानदारी नहीं रहोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज बी ऑनेस्ट, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए ऑनेस्ट रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके साथ अपना 200% यहाँ पर देने की कोशिश करूं, तो मैं अपना 200% दूंगा। आप भी दीजिए, अच्छे से सवाल कीजिए, मैं बहुत सवाल भी कराऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो प्लीज डोंट वरी। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।